Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, आप सब में बहुत सारे भारतीयों का ये सपना होता है कि वो अमेरिका में जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी जानकारी अगर हमें पहले हो जाए तो शायद ये सपने में भी हम ये ख्वाब ना देखें। दोस्तों, आप सबको बताते जाऊं कि किसी को अगर बहुत कम समय में जीवन में प्रसिद्धि हासिल करनी है तो उसको एक ही काम करना है, उसको हिंदू विरोधी बातें करनी है। शायद यही सत्य है, शायद यही सत्य है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू विरोधी बातें कर कर बहुत कम समय में प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, और अमेरिका में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज और समझ में आ जाएगा कि ये जो अमेरिकन हैं ये भारत के बारे में क्या सोचते हैं, भारत की संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, और ये हमसे क्या उम्मीद लगाते हैं कि हम इनके लिए क्या कर दें। दोस्तों, आपको बताते जाऊं कि पहले ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट क्या कह रहा है। ये ट्वीट को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगा कि ये चाहते हैं कि भारत जो है वो हमारे सामने जो है सबऑर्डिनेट बन के रहे, यानी हमारे सामने जो है झुक कर रहे। एक व्यक्ति है जो कि अमेरिका में रहता है और अमेरिका में रहकर जो है अपना काम करता है, जीवन यापन करता है, और वो बताता है कि मैं क्रिसमस डे को कैसे सेलिब्रेट करना चाहता हूं। और उसने जो है इस बात को ट्विटर पे लिखा कि भाई मैं क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट करना चाहता हूं। इसके ऊपर जो है एक अमेरिकन जो है वो ट्वीट करता है और वो कहता है कि ये जो इंडियन है ये कभी हमारे कल्चर में एसिमिलेट नहीं होंगे। एसिमिलेट कहने का क्या मतलब है? ये कहता है कि भाई हमें इंडियंस जो है वो हमारे कल्चर को अपना ले। नहीं भाई, हम आपके कल्चर को नहीं अपना सकते। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर। हमारी संस्कृति आपके संस्कृति से बिल्कुल अलग है। आप हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम क्रिसमस डे को कैसे सेलिब्रेट करें। ये हमारे ऊपर है, ये हमारी मर्जी है कि हम क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करें या ना करें। ये व्यक्ति कहता है कि भाई ये जितने भी इंडियंस हैं इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए वापस भारत में। ये कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहने का मतलब क्या हुआ? ये भारत को संबोधित कर रहा है। एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होता है, एक सेकंड वर्ल्ड कंट्री होता है और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है, जिसमें ये लोग मानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो बहुत अंडर डेवलप्ड हैं, जो जिनके अंदर विकास की कोई संभावना नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। तो ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो खास करके भारत में, भारत के लोग वो कभी एसिमिलेट नहीं होंगे अमेरिकन कल्चर में। ये लोग चाहते हैं कि भाई इनकी कल्चर जो है, इनकी जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति को डोमिनेट करे। लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि हमारा जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारा इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता वो सिविलाइजेशन तब थी जब शायद अमेरिका में ये भी नहीं जुड़ा हुआ था। दोस्तों, इन लोगों को शायद हमारा इतिहास नहीं पता। शायद इतिहास अगर पता होता तो हमारी संस्कृति के ऊपर ये कभी कमेंट नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ आर इंडियंस टारगेटेड इन अमेरिका। आपको एक एक इंसिडेंट के तहत, एक एक इंसिडेंट से मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से इंडियंस को टारगेट किया जाता है अमेरिका में। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे लोग जो ख्वाब देखते हैं अमेरिका में जाके काम करने का, अमेरिका में जाके अपने सपनों को पूरा करने का, वो सपने अब आप भारत में भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अब अपार संभावनाएं हैं। भारत में आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, जहां पे आप अपनी जो इच्छा है, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। अब आपको विदेश में जाने की, यानी अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, भारत से कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में जाता है तो सिर्फ उसको आर्थिक मामलों में ही बहुत सारी परेशानियों को नहीं झेलना पड़ता, बल्कि सांस्कृतिक से लेकर धार्मिक मामलों में भी झेलना पड़ता है। देखो, एक व्यक्ति है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई ये जो स्टैचू है, स्टैचू कौन सा? ये जो हनुमान जी की जो स्टैचू है, हनुमान जी भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारी आस्था का विषय है, और इनके ऊपर कोई कमेंट क्यों किस तरीके से कर रहा है ये हमें सोचने वाली बात है। पिछले साल दिवाली के समय में भी हनुमान जी की जो स्टैचू है टेक्सास में, उसके ऊपर एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक भी था। इस तरीके के कमेंट बार बार इसीलिए किए जाते हैं ताकि हिंदुओं को और एक हिंदू फोबिया जैसा एक तरीके से माहौल बनाया जा सके अमेरिका में। इस्लामोफोबिया तो एक लंबे समय से चल रहा है, अब हिंदू फोबिया जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका में। ध्यान से देखिए दोस्तों, कार्लोस, अ टेक्सास बेस्ड कंजर्वेटिव एंड मेगा एक्टिविस्ट, मेगा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक्टिविस्ट, स्पार्क्ड अ मैसिव सोशल मीडिया रो आफ्टर पोस्टिंग अ वीडियो ऑफ अ 19 फुट लॉर्ड हनुमान स्टैचू इन सुगरलैंड टेक्सास। टेक्सास में सुगरलैंड एक जगह है, वहां पे जो है 19 फुट का जो है एक हनुमान जी की एक स्टैचू है, प्रतिमा है। इसके ऊपर जो है वीडियो शेयर करके जो है इसने एक बहुत बड़ा कमेंट किया है, ठीक है। कॉल्स इट अ थर्ड वर्ल्ड इन्वेजन। थर्ड वर्ल्ड इन्वेजन करने का मतलब यह है, वो कह रहा है कि भारतीय आकर हमारे देश में इन्वेजन कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे देश में घुसकर हमारी संस्कृति को दबा रहे हैं, और भारत की कोई भगवान की मूर्ति अमेरिका में होना यह दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग अमेरिका में बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। ये इस व्यक्ति का कहना है। दोस्तों, आगे आप देखिए, टुर्कस लेबल्ड द मॉन्यूमेंट एज एविडेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड इन्वेजन एंड थर्ड वर्ल्ड एलियंस टेकिंग ओवर अमेरिका, क्वेश्चनिंग व्हाई सच स्टैचूज एग्जिस्ट इन यूएस।
देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि ये स्टैचू अमेरिका में क्यों है। दोस्तों, अगर मान लो कि भारत में विवाद होता है, जैसे कि राम मंदिर हो या फिर बाबरी मस्जिद का विवाद हो, तो पूरा विश्व जो है इस पर कमेंट करता है, अमेरिका कमेंट करता है। लेकिन हमारी मूर्ति अगर अमेरिका में अगर बन जाए, हमारी स्टैचू अगर अमेरिका में बन जाए, तो इनके अपने ही लोग विरोध करने लगते हैं। दोस्तों, हमारा अगर आंतरिक कोई मामला होता है तो इस पर कमेंट करने के लिए पूरा विश्व खड़ा हो जाता है, लेकिन इनके यहाँ इनके ही लोग अगर अपने हमारी आस्था के खिलाफ बोलते हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ये सोचने वाला विषय है और ये हिपोक्रेसी है जो हमें समझना होगा। की फ्रेज ही शेयर्ड द वीडियो विद द कैप्शन, दिस इज नॉट इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली, दिस इज सुगरलैंड, टेक्सास, स्टॉप द इन्वेजन। उसने मूर्ति का जो है स्टैचू का वीडियो शेयर किया। उसने बोला कि ये इस्लामाबाद नहीं है, ये न्यू दिल्ली नहीं है, ये टेक्सास है और यहाँ पे ये मूर्ति दिखा रही है कि किस तरीके से ये भारतीय जो है वो अमेरिका में घुस चुके हैं। देखो दोस्तों, भगवान हनुमान की जो स्टैचू है वो इस्लामाबाद में तो हो ही नहीं सकती, और इस्लामाबाद में हम चाहते भी नहीं है कि हमारी मूर्ति जो है इस्लामाबाद में हो, न्यू दिल्ली में हो, वो बेहतर रहेगा। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई अमेरिका में ही हमारी स्टैचू हो। क्यों? क्योंकि जहां पे हमारी आस्था में हमारी विश्वास ना दिखाया जाए, जहां पे हमारी आस्था को सम्मान ना दिया जाए, वहां पे भगवान हनुमान की स्टैचू रहना एक तरीके से हमारे लिए अपमान की बात है। लेकिन ये शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि अमेरिका की आबादी में कितने % जो है वो भारतीय रहते हैं, कितने % जो है हिंदू लोग रहते हैं। शायद इसकी जानकारी अगर इस व्यक्ति को होती तो ये वीडियो शेयर करके ये नहीं कहता कि आप गौर फरमाइए कि ये न्यू दिल्ली है या फिर इस्लामाबाद। अगर इस व्यक्ति को ये जानकारी रहती कि अमेरिका की कुल आबादी में कितने % हिंदू रहते हैं, कितने % हिंदू धर्म में जो है विश्वास रखने वाले लोग रहते हैं, और कितने % लोग इस स्टैचू की पूजा करने जाते हैं, कितने लोग कैसे लोग किन लोगों ने जो है इस स्टैचू का निर्माण कराया, इस स्टैचू के निर्माण कराने में किन लोगों का पैसा लगा, इस स्टैचू के निर्माण करने में किन लोगों ने सहायता की, तो शायद इस व्यक्ति ये कमेंट नहीं कर सकता। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। शायद अगर ज्ञान होता तो ये इस तरह का कमेंट नहीं करता। दोस्तों, आपको एक और बात बताते जाता हूं, इस स्टैचू के बारे में आप एक बार जान लीजिए। इसका लोकेशन कहां है? तो एक टेंपल है, अष्टलक्ष्मी टेंपल, जो कि सुगरलैंड में है, और सुगरलैंड कहां है? ह्यूस्टन शहर में है। और यहां पे जो है ये टेंपल बनाया गया, उस टेंपल में ही इस भगवान की मूर्ति है। आप ये नेम द पंचलोहा अभय हनुमान स्टैचू ऑफ यूनियन, इनको स्टैचू ऑफ यूनियन भी कहते हैं इस स्टैचू को। इट स्टैंड्स 90 फीट टॉल, मेकिंग द टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2024, इट वाज इन्विजन बाय श्री चिनंजियार स्वामी जी to symbolize strength, devotion and selfless service. Temple official emphasize it was built on private property through community donation. मैंने पहले ही बताया ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी इसको कम्युनिटी के डोनेशन से, यानी कि समुदाय के लोग जो है, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनके सहयोग से इस मूर्ति का निर्माण किया गया, इस स्टैचू का निर्माण किया गया। जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बनी, प्राइवेट डोनेशन से बना, उस पर अगर कोई व्यक्ति कमेंट करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए अमेरिकी सरकार को, ये जानते हुए कि भाई ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर किसी तरह का कमेंट किया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, ये समझते हुए कि इसको ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये एक मैसेज जाए बाकी लोगों में कि भाई इस तरह का कमेंट आप नहीं कर सकते। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा, और आने वाले समय में भी हिंदू विरोधी बातें वो लोग करते रहेंगे। इंडियन अमेरिकन रेस्पॉन्स, जो अमेरिका में जो इंडियन रहते हैं, उन्होंने किस तरीके का रेस्पॉन्ड किया ये भी जान लीजिए। कम्युनिटी मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन कंडेम द रिमार्क्स एज एंटी हिंदू हेट एंड द डिस्प्ले ऑफ रेसिस्ट नॉस्टैल्जिया। आप सबको पता है कि रेसिज्म का शिकार है अमेरिका, और भारत के लोग बहुत सारे जाते हैं अमेरिका में, उन सबको रेसिज्म जो है झेलना पड़ता है। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट का विवाद लंबे समय से रहा है। जिस तरीके से भारत में आप लोग कहते हैं कि ऊंच और नीच जाति का लंबे समय से विवाद रहा है, ऊंची जाति और नीची जाति का एक तरीके से लंबे समय से संघर्ष रहा है, उसी तरीके से अमेरिका का भी इतिहास रहा है। अमेरिका में ब्लैक्स और व्हाइट्स का एक तरीके से लंबे समय से संघर्ष रहा है, स्ट्रगल रहा है, जिसके बारे में हम जानते हैं और हमने देखा है, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो या फिर अमेरिकन सिविल वॉर हो, उस सब के समय के दौर में हमने देखा है कि किस तरीके से अमेरिकी लोगों ने ब्लैक्स लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की, किस तरीके का उनके साथ भेदभाव किया। The critics pointed out that the statue is protected expression of religious freedom under the First Amendment. Many noted that the Indian Americans are among the most highly educated, assimilated groups in the US. देखो दोस्तों, आपको एक और बात बताते जाऊं। अमेरिका में जितने भी भारतीय रहते हैं, they were educated people, they were well qualified people, they were skilled people. उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर स्किल है, वो क्वालिफाइड है, वो एजुकेटेड है, और उनके ऊपर इस तरीके का कमेंट करना, क्योंकि कोई भी अमेरिका में अगर जाता है तो ऐसा मानते हैं कि वो वेल क्वालिफाइड है, उसके पास बहुत सारा टैलेंट है, इसीलिए वो अमेरिका में जा रहा है, क्योंकि उसको वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस तरह की अपॉर्चुनिटी भारत में पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अभी भारत में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग अब भारत में ही रहकर अपनी इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तरह का कमेंट किया जाता है उनके खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, यह दिखाता है कि ये लोग रिलीजियस इंटॉलरेंस इनके अंदर कितना बढ़ गया है। ये लोग अपने संविधान को भी नहीं मानते, जिस संविधान में सेकुलरिज्म की बात की जाती है, और अपने संविधान को जो नहीं मानता उसके ऊपर क्या ही कमेंट कर सकते हैं।
Broader context, these incidents follow a pattern of rhetoric from Turkish target H-1B visa holders, religious minorities, highlighting ongoing culture and political tensions in Texas. ठीक है, आपको समझ में आ गया। दोस्तों आगे एक और चीज आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है ना। फाल्स हिंदू गॉड कहा, फाल्स हिंदू गॉड यानी कि इन भगवान को, हमारे भगवान को जो है झूठा करार दे दिया इस व्यक्ति ने, है ना। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो है पहले भी हो रखे हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में पिछले साल हमने देखा कि किस तरीके से ये कमेंट किया गया, व्हाई आर वी अलाउइंग अ फॉल्स स्टैचू ऑफ अ फॉल्स हिंदू गॉड टू बी हियर इन टेक्सास। इस तरह का कमेंट किया गया इस व्यक्ति की तरफ से, जो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक तरीके से सूत्रधार भी है। दोस्तों मेनी अमेरिकन कॉल्ड इट अ स्टैचू ऑफ डेमन, इसको स्टैचू ऑफ डेमन भी कहा। समझ में आ रही है आपको बात? तो स्टैचू ऑफ डेमन कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को सच में भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, चाहे वो रामचरितमानस हो, गीता हो, हमारे रामायण हो, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या फिर वेद हो, उपनिषद हो, इन सब के बारे में शायद इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, इनकी जानकारी नहीं है, शायद इसीलिए एक तरीके से अनजाने में, है ना, अज्ञानता में ये कह रहे हैं कि इट इज ए स्टैचू ऑफ डेमन। अरे बेवकूफो, पहले एक बार हमारी संस्कृति को पढ़ लो। अरे बेवकूफो, पहले हमारे ग्रंथों को पढ़ लो, हमें समझ लो, तब इसको जो है अगर आप कुछ कहोगे तो सब समझ में भी आती है कि बात आप जो है हमारी संस्कृति को जानते हो, समझते हो, हमें पढ़े हुए हो। बिना जानकारी लिए, बिना हमें जाने अगर इस तरह का कमेंट अगर किया जाता तो ये दिखाता है कि ये इनका मकसद साफ और सीधा है कि भाई हिंदुओं के खिलाफ हमें बात करनी है ताकि हमें प्रसिद्धि मिल जाए, थोड़ी हमारे बारे में लोग चर्चा कर दें। अगर आप हिंदू विरोधी बात करते हैं तो आपके बारे में लोग चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि आपके खिलाफ कार्यवाही तो नहीं होगी लेकिन आप जो है चर्चा का विषय जरूर बन जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने इस तरह के लोगों के खिलाफ कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की है। वेयर इज सेकुलरिज्म एंड इक्वलिटी गॉन फॉर यूएसए? देखो दोस्तों, इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, धर्म निरपेक्षता की बात करता है अमेरिका, लेकिन सेकुलरिज्म तब कहां चला जाता है जब हिंदुओं के खिलाफ बात होती है। ये लोग क्रिश्चियन के लिए तो हमेशा जो है एक बड़ा झंडा लेकर हमेशा घूमते हैं क्रिश्चियन धर्म के लिए, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई बात की जाती है अमेरिका में तो उसके लिए ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? जब इक्वालिटी की बात होती है तो जिस तरीके का इक्वालिटी ये लोग अपने देश में बात करते हैं, क्या उसी तरह का इक्वालिटी ये लोग भारतीयों के लिए भी दिखाते हैं? अगर भारतीयों के लिए इक्वालिटी दिखाते हैं तो फिर रेसिज्म जैसा शब्द हमेशा बार बार क्यों सुनने को मिलता है? नस्ल भेदी विचार इनके बार बार क्यों देखने को मिल जाते हैं? दोस्तों आप सबको पता होगा कि एंटी इंडिया रेसिज्म इन यूएसए, हाउ इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड। एंटी इंडिया जो है रेसिज्म जो है वो यूएसए में आज नहीं लंबे समय से देखा जा रहा है। दोस्तों आए दिन आप बहुत सारे वायरल वीडियोस देखते होंगे जहां पे वो लोग हमें जो है कहते हैं कि भाई आप जो है डिपोर्ट कर दिए जाओगे, आपको जो है अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग पहले जो है बहुत इलीगल तरीके से, इसके डंकी रूट से वो अमेरिका में जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है लीगल तरीके से भी अमेरिका में जाते थे। लेकिन जो लीगल जा रहे हैं, जो इलीगल जा रहे हैं, उन सबको जो है समान रूप से देखा जाना और सबको ये मानना कि ये लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, ये लोग जो है इन्वेजन कर रहे हैं अमेरिकन संस्कृति को, अमेरिकन कल्चर को, ये ऐसा देखना यह दिखाता है कि अमेरिका कितना बड़ा हिपोक्रेट है। ये इक्वालिटी और सेकुलरिज्म की जो बातें हैं वो सिर्फ किताबों में है, इनके फाइल्स में है और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, रियलिटी में देखने को नहीं मिलता है। शायद यही कारण है कि इन सारे लोगों को किस तरीके से इनकी हत्या कर दी जाती है, इन सारे लोगों के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र किया जाता है। और ये सारे कौन लोग हैं? ये भारतीय लोग हैं। 4 इंडियंस ओरिजिन स्टूडेंट्स किल्ड इन यूएसए, इंडियन स्टूडेंट्स फॉर डेड व्हाइल वर्किंग एट गैस स्टेशन इन यूएसए। ये जो लड़की थी जानवी, इसको भी वहां पे जो है जो एक्सीडेंट में मार दिया गया, हालांकि इसको कंपनसेशन भी मिला है 260 करोड़। तो देखो दोस्तों, अगर कुछ घटनाएं होती हैं और उस घटनाओं के ऊपर जो है एक अच्छी सी कार्रवाई कर उसका जो है अगर जस्टिस मिलता है फिर तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार हो और एक तरीके से एक सीक्वेंस में हो, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीयों को लेकर अमेरिकन क्या सोचते हैं। दोस्तों अगर आपके आगे एक और चीजें आपको बताता चाहता हूं कि टैलेंट हंट की जब बात होती है तो बहुत सारे कंपनीज के जो सीईओ हैं, जो अमेरिकन कंपनी के जो सीईओ हैं वो कहाँ के हैं? वो दोस्तों भारत के हैं। क्योंकि ये लिस्ट आप एक बार देखिए, जैसे कि गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, एडोब के, आईबीएम के, फेडेक्स के, इन सब के जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशन इन अमेरिकन शुड बी रन बाय अमेरिकन्स। ये कहना चाहते हैं कौन? ये कहना चाहते हैं अमेरिकन, लेकिन इनके पास टैलेंट नहीं है। दोस्तों अगर टैलेंट रहता तो बताओ ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, इन सबके हेड जो हैं, इन सबके जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन पीपल क्यों होते? बस इसीलिए है क्योंकि ये अपने काबिलियत के तौर पर, ये अपने टैलेंट और अपने मेरिट से जो है इस पोस्ट को उन्होंने जो है हासिल किया है। नहीं तो ये अमेरिकन जो है इन लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर ताकत है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप मरुस्थल में भी यानी कि रेगिस्तान में भी आप जो है पौधे बीज जो है वो बीज जो है जमीन को चीर कर जो है एक पौधे का रूप ले लेगा। और ये लोग वही हैं जिन्होंने जो है बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी इन लोगों ने अपने टैलेंट और मेरिट के बेसिस पे इन सारे पोस्ट को हासिल किया है। शायद ये बात अगर इनको रियलाइज होता तो ये नहीं कहते कि भाई अमेरिकन की जितनी कंपनी है उसके जितने भी सीईओ हैं वो अमेरिकन होते हैं। शायद ये बात का इनको एहसास नहीं है। फ्रॉम टैरिफ टू सैंक्शन ऑल अगेंस्ट इंडियंस। देखो आप सबको बताते जाऊं कि ये भारत से इतना चिढ़ता है डोनाल्ड ट्रंप जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों इसने क्या किया कि भाई हमारे ऊपर इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस ड्रॉप 22% ड्यू टू ट्रंप 50% टैरिफ। जब 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने तो हमारा जो एक्सपोर्ट था यानी कि हमारा जो निर्यात था उसमें बहुत सारी गिरावट देखने को मिली, लगभग 22% का गिरावट देखने को मिला। ओवरऑल ट्रेड डेटा सजेस्ट साइंस ऑफ रेजिलिएंट मार्केट डाइवर्सिफिकेशन।
देखो दोस्तों, जब अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है टैरिफ लगाया 50% का, तो भारत ने संभावनाएं देखने की कोशिश की। भारत जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड करता था उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और अलग अलग मार्केट में जाकर जो है उसने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। और बहुत लंबे समय तक भारत ने जो है उनके सामने घुटने नहीं टेके। ये देखते हुए अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि भाई आप काम कीजिए, आप हमारे साथ कुछ एग्रीमेंट कर लीजिए, हम जो है ट्रेड टैरिफ जो है, टैरिफ बैरियर्स जो है और टैरिफ जो है उसको घटाने के लिए हम तैयार है, उसको कम करने के लिए तैयार है। उसने सिंपल सा ये कहा कि भाई आप जो है ये रशिया के साथ आप जो तेल खरीद रहे हैं उस तेल को आप खरीदना बंद कर दीजिए, तो हम जो है आपका टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचने के लिए एक बार जरूर आप ये बात सोचें कि क्या सच में भारत इनके आगे झुक गया? हाँ, जो कहते हैं राहुल गांधी, नरेंद्र इज सरेंडर, नरेंद्र इज सरेंडर, क्या सच में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे खुद को सरेंडर कर दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये एक बार ट्वीट पढ़िए, ये ट्वीट काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। India is not only buying massive amounts of Russian oil, they are then for much of the oil purchased, selling it on open market for big profit. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russia war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention. इसने सिंपल सा ये क्या कहा है कि भाई इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। और ऑयल क्यों परचेज कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको बहुत कम रेट पे मिल रहा है। लेकिन ये जो है इंडिया जो है वो फायदा उठा रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर को, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और इसी की वजह से जो हम इन पर क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, इनके ऊपर जो है बहुत एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तो हिपोक्रेट है ही, इसकी हिपोक्रेसी जो है ये इसी के जो है संसद के एक मेंबर हैं, इसके पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं जो इसकी हिपोक्रेसी को जो है इन्होंने जो है पोल खोल दिया है। देखो वो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप इज ग्रैप्सिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू स्लैप आउटरेजियस टैरिफ ऑन इंडिया। ही क्लेम्स इट्स अबाउट इंपोर्टिंग रशियन ऑयल, येट हंगरी इंपोर्ट्स 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल विद रशिया। देखो, हंगरी एक देश है जो अपने ऑयल का 90% जो तेल है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता अमेरिका की तरफ से। दोस्तों देखो, ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। ये कहते हैं कि भारत से इतना जलता है अमेरिका, भारत से इतना जलता है ट्रंप, जिसका कोई हिसाब नहीं है। हंगरी भी खरीद रहा है रशिया से, लेकिन उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। चाइना रशिया आज बिगेस्ट ऑयल बायर। देखो, चाइना भी जो है सबसे ज्यादा तेल अगर कोई खरीदता है रशिया से तो वो खरीदता है चाइना, लेकिन चाइना के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है, चाइना के ऊपर कोई भी एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है ना। हैजंट बीन हिट विद द सैंक्शन, उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया जा रहा है। टाइड टू परचेज रशियन ऑयल दो इट हैज बीन हिट फॉर अदर रीजंस। इंडिया गेट्स जस्ट 21%। हम तो सिर्फ 21% इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, इसके बावजूद हमारे ऊपर जो है हैवी टैरिफ इंपोज किया गया 50% का, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये हंगरी, चाइना, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता of its crude from Russia, but our ally is being singled out. The president should reverse this policy immediately. है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको इस पॉलिसी को जल्द से जल्द रिवर्स कर देना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत हमारा दोस्त है और भारत हमारा दोस्त है और उसके खिलाफ हम इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं, उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा हिपोक्रेट है। दोस्तों, एक और बात आपको बताते जाऊं, बहुत समय पहले हम ईरान से भी ऑयल परचेज कर रहे थे, लेकिन ईरान से ऑयल परचेज हमने करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? अमेरिका के दबाव में। वही स्थिति दोबारा हो गई है, अब रशिया से हमने ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? आप जरूर बताएं अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या सच में भारत जो है वो अमेरिका के आगे झुक गया है? क्या सच में भारत जो है वो इस ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हाल ही में साइन किया हमने यूएसए के साथ, क्या उसके वजह से हमने अमेरिका से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है? क्या ये भारत की एक तरीके से हार है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। दोस्तों, एक और तस्वीर जो मैं आपके साथ छोड़ते जाता हूं, दोस्तों ये तस्वीर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, अभी भारत में जो एआई समिट हो रहा है वो पूरे विश्व में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे विश्व के बहुत सारे राजनेता, राष्ट्राध्यक्ष, बहुत सारे कंपनीज के सीईओ और बहुत सारे जो है एआई इनोवेशंस हो रहे हैं जो पूरे विश्व में, उसके जो लीडर्स हैं वो भारत में पहुंचे हुए हैं और भारत जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे विश्व में। बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स अभी भारत पहुंचे हुए हैं। वर्ल्ड इज प्रेजिंग इंडिया। दोस्तों, ये जो एक तस्वीर है ये पूरे दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत आने वाले समय में महाशक्ति बनने वाला है, विश्व शक्ति बनने वाला है और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है। जो 2047 तक का हमने लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, वो लक्ष्य जरूर हम हासिल करेंगे और वो हासिल करने की दिशा में हम नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो इस व्यक्ति का है और साथ ही साथ हमारे देशवासियों का है। जिस तरीके से हमारे देशवासी हर अलग अलग फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, एग्रीकल्चर का फील्ड हो, डिफेंस का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें नए नए इनोवेशन जो भारतीय कर रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसमें एक सबसे बड़ा इनोवेशन जो बनकर आया है वो है सर्वम, और सर्वम पे जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उसको कमेंट में जरूर लिखना।